नमस्कार। आज हम महाकवि भूषण की काव्यगत विशेषताओं पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। महाकवि भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। उनका महत्व इसलिए भी है कि वे कवि तो रीतिकाल के थे, लेकिन काव्य वीरगाथा काल का रचते थे। आप समझ गए होंगे कि भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की श्रृंगारिक परंपरा में जहां सभी कवि एक ही धारा में प्रवाहित हो रहे थे, रीतिकाल में प्रवाहित हो रहे थे, श्रृंगार की धारा में बह रहे थे, राज्याश्रित प्राप्त करके अपना भरण पोषण कर रहे थे, उसी काल में उन्हीं परिस्थितियों में उसी समय में एक कवि था भूषण। कहा जाता है ये केशव और मतीराम के भाई थे, लेकिन स्वभावगत तरीके से देखा जाए तो तीनों भाई बिल्कुल अलग अलग थे। केशव जहां कठिन काव्य के प्रेत थे, मतीराम जहां सरल सहज भाव के कवि थे, भूषण वहीं वीर रस के कवि थे और बहुत सिद्धांतवादी, दृढ़ निश्चयी और देशभक्त कवि थे। वे कभी भी उस राजा के आश्रय में रहना पसंद नहीं करते थे जो राजा चाटुकारिता पसंद करता था, श्रृंगारिक भावनाओं और कार्यों में डूबा रहता था, या तत्कालीन हिंदू विरोधी नवाबों और बादशाहों के अधीन रहता था, या उनकी चाटुकारिता करता था। इस मामले में भूषण जो है वो बिल्कुल स्वच्छंद प्रकृति के कवि थे, देशभक्त कवि थे। इसलिए उन्होंने औरंगजेब के काल में औरंगजेब की अधीनता स्वीकार न करते हुए छत्रसाल और महाराज शिवाजी की छत्र छाया में वे पहुंचे। वहां उनके वीरता के बखान उन्होंने किए, वहां उनके ऊपर उन्होंने काव्य सृजन किया। ये अलग बात है कि काव्य की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कविता के अपने कुछ लक्षण और अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। भूषण भी इनसे अलग नहीं थे। उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा भी लिया। उन्होंने और अन्य जितने भी रस थे और अन्य जितने भी अलंकार थे, उन सारे अलंकारों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। रस की बात करें तो वीर रस के साथ रौद्र, विभत्स और भयानक रस को भी उन्होंने अपने काव्य में उतारा। कहीं कहीं श्रृंगार भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भूषण जो है वो एक अलग तरह के मिश्रित परंपरा के कवि माने जाते हैं, जिनके भाव बहुत मिश्रित रहे हैं। जो वीर रस के कवि हैं, लेकिन श्रृंगार की कविता भी करते हैं, विभत्स का भाव भी डालते हैं, उसमें भयानक रस भी उसमें उपस्थित होता है। यह भाव मिश्रित भाव है भूषण का। इसलिए भूषण की जब हम चर्चा करते हैं तो एक ऐसा चित्र हमारे सामने उभरता है जो स्वाभिमानी भी है, जो वीर भी है, जो दृढ़ निश्चय भी है, जो निडर भी है। एक कवि के साथ इतनी सारी वीरगत आभूषण या वीरगत उपमाएं होना बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्राचीन काल में, वीरगाथा काल में अगर हम देखें तो कवि जो है वो राजाओं के मित्र होते थे, राजाओं के साथ युद्ध वगैरह करते थे, लेकिन रीतिकाल तक आते आते कवि का दायरा जो था वो दरबार तक सीमित हो गया था। कवि अब दरबार में रह के कविता करता था और वो कविता करता था जो राजा के मन को भाए। लेकिन भूषण की कविता युद्ध के मैदान में लिखी जाती थी, आंखों देखे लिखी जाती थी। शब्दों को चमत्कार देने के लिए वो कभी कभी अतिशयोक्ति का अलंकार का प्रयोग कर लिया करते थे। तो आज हम उन्हीं भूषण की काव्यगत विशेषताओं पर संक्षेप में बात करना चाहते हैं कि भूषण की काव्यगत विशेषताएं क्या रही। सबसे पहले भूषण की काव्यगत विशेषताओं की जो बिंदु है, जो उसका विशेषता है, पहली है उसकी रस योजना। रस योजना में मैं इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने बिंदु आपको इसलिए बताया है कि कोई भी काव्य जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके प्रथम पद से ही जो
रसाभिव्यक्ति उत्पन्न होती है, जो आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो वीर हो, चाहे वो रुद्र हो, चाहे वो विभत्स हो, चाहे वो भयानक हो, या चाहे अन्य कोई भी रस हो, वो प्रथम पद से ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए रस उसके सौंदर्य का सदैव प्रथम बिंदु बन जाता है। आमतौर पर रस को कलागत विशेषता में देखा जाता है, लेकिन मैं आपको आज भावगत विशेषता में रस को परिभाषित करके बता रहा हूं कि भूषण जो थे वो वीर रस के कवि थे। श्रृंगार काल में, रीति काल में, कला काल में, जहां श्रृंगार की धारा ही अनवरत प्रवाहित हो रही थी, लगातार श्रृंगार ही बह रहा था, ऐसी परिस्थिति में वीर रस को एक बार पुनः उठा के लेके आना, कहां से? वीर गाथा काल से। भूषण ही कर सकते थे, क्योंकि वीर रस के लिए, वीर रस में काव्य लिखने के लिए आपके मन में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए और निडरता होनी चाहिए। वो प्राय रीतिकाल के कवियों में नहीं था। भूषण एक इसमें अलग थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था भूषण का जो उस काल में एक अलग अपना परिचय रखता था। एक कह सकते हैं कि यह एक अलग रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। तो भूषण जो हैं उस समय रस योजना की दृष्टि से वीर रस को श्रृंगार के ऊपर आरोपित करते हैं। श्रृंगार तथा और सहायक रसों का उन्होंने प्रयोग जरूर किया, लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया। और वीर रस में भी इन्होंने वीरता के जो 4 बिंदु होते हैं, युद्ध वीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर, इन चारों को छुआ है, इन चारों पे अपनी कलम चलाई है। जब वे बहुत भावातिरेक में बहकर कहते हैं, वीर रस का, युद्ध वीर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कोप करी चढ़ियो महाराज शिवराज वीर, धांसों को उधारिते पहाड़ दर कते हैं, और गिरे कुंभी मत वारे श्रोणित फुआरे छूटे, और कड़ा कड़ छिति नाल लाखों थर कते हैं। तो एक थरथरी पैदा होती है, वीरता का एक शैलाब रक्त में प्रवाहित होता है। वो जो रस उत्पन्न होता है वह वीर रस की श्रेणी में आता है। तो युद्ध वीर के अतिरिक्त उन्होंने धर्मवीर, दानवीर, दयावीर आदि रूपों पर भी अपनी कलम चलाई है। शिवाजी के और छत्रसाल के इन तीनों रूपों को भी उन्होंने समय समय पर अपने काव्य में उतारा है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में करके आपको उदाहरण के रूप में, छोटे छोटे रूप में बता रहा हूं। जैसे उतरी पलंग ते न धर्यो है धरा पे पग, तेउ सर बग निस दिन चली जाती है, और अति अकुलाती समुझाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोले अति अन्न खाती है। यानी भाव को प्रवाहित करने में उनका एक अलग ही रूप था, एक अलग ही महारत उनको हासिल थी। अगला बिंदु इसका है सांस्कृतिक अवधारणा में आस्था। मैंने आपको पहले ही कहा है कि भूषण भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय इतिहास से प्रेम करते थे। किसी भी रूप में इन तीनों में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। राष्ट्रवाद से भरे हुए, राष्ट्रीयता से भरे हुए कवि भारतीय संस्कृति का बहुत सम्मान आदर करते थे, और जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ होता था, जो उसके विरुद्ध जाता था, जो उससे परे हट के बात करता था, चाहे वो कोई भी राजा हो, कोई भी नवाब हो, कोई भी बादशाह हो, भूषण उससे अलग हो जाते थे। अलग ही ना होते थे, बल्कि उसके बारे में कठोर शब्दों में उसकी भर्त्सना करते थे। जैसे उन्होंने जब हिंदू धर्म पर चोट आई और हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति पर अत्याचार होने लगे औरंगजेब के समय में, उन्होंने औरंगजेब की दास्ता छोड़ दी और छत्रसाल के पास चले गए, शिवाजी महाराज की शरण में चले गए। वहां उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। तो ये जो अभिव्यक्ति है, सांस्कृतिक आस्था की जो सशक्त अभिव्यक्ति है, यही भूषण की सबसे बड़ी पहचान है। अगला बिंदु आता है राष्ट्रीय चेतना का। वीर रस की कविता है,
वीर रस के कवि हैं और वीरता हमेशा राष्ट्र के लिए ही होती है, स्वयं के लिए कभी नहीं होती। और भूषण ने राष्ट्रीयता का परिचय अपनी कविता के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से दिया है। वे शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा करते हैं, लेकिन तत्कालीन और चाटुकार राजाओं और नवाबों की भर्त्सना करते हैं। ये उनका राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे भारतीयता और भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को सबसे ऊपर मानते हैं और ये कहने से भी नहीं चूकते कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। आपस की फूट से सारे हिंदुस्तान में फूट पड़ गई है, पूरा हिंदुस्तान बिखर गया है। अगर हम एक होते तो मजाल नहीं कोई तुर्क हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख लेता। ये बात, ये भाव, ये विचारधारा भूषण के साहित्य में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हिंदुत्व का संरक्षण प्राप्त करने के लिए, हिंदुत्व का संरक्षक मानने के लिए भूषण कवि के ऊपर बिल्कुल सही सिद्ध होती हैं। वे भोग विलास, श्रृंगार आदि से दूर रहते हुए केवल राष्ट्रीय भावना से भरे हुए अपने काव्य का सृजन करते थे और अपने काव्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को स्थापित करते थे। अब आता है इसका कला पक्ष। शुद्ध ब्रजभाषा, भाषा का सौष्ठव। शुद्ध ब्रजभाषा में इन्होंने अपनी कविता रची। कविता में शब्दों का जो इन्होंने पर्याप्त प्रयोग किया, शब्दों को बहुत प्रयोग इन्होंने इनके काव्य में मिलते हैं, वो केवल इन्हीं में देखे जाते हैं जो समासिकता और ओज से भरे हुए वचन वक्रता के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। ओज रस, ओज भाव इनकी कविता का मूल भाव माना जाता है और सही माने में माना जाए तो वीर रस का प्रमुख भाव ही ओज भाव है। ओजस्वी भावों को इन्होंने नाद सौंदर्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह इनकी भाषा का सौंदर्य है। इसके अतिरिक्त अलंकार की बात करें तो उन्होंने प्राय सभी अलंकारों को अपने काव्य में स्थान दिया, जिनमें प्रमुख रूप से उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, यमक, आपका अतिशयोक्ति, उपमा आदि अलंकार, सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। साथ में इन्होंने यमक और श्लेष का बहुत सुंदर समायोजन अपने काव्य में प्रस्तुत किया। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहती है। बहुत सुंदर शब्दों में यमक और श्लेष का इन्होंने वर्णन किया है। छंद योजना की अगर हम बात करते हैं भूषण की, तो इन्होंने मूल रूप से कवित छंद में अपनी रचनाएं की हैं, लेकिन दोहा और सवैया छंद का भी इन्होंने जगह जगह प्रयोग किया है। कवित में गति, यति, गेयता, नादात्मकता आदि इनकी, पद योजना आदि इनकी कविता की छंद योजना की विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में शिव तरजा के बैर को यह फल आलमगीर, शिव तरजा के बैर को यह फल आलमगीर, छोटे तेरे गढ़ सबे कूटे गए मजीर। तो यहां जो इनके छंद का भाव है, छंद का जो प्रभाव है, इनकी छंद की विशेषता परिलक्षित होती है। यह एक दोहा छंद का उदाहरण मैंने आपको दिया कि छोटा है लेकिन मोटा है, छोटा है लेकिन गंभीर है, छोटा है लेकिन शत्रु को समझाने के लिए पर्याप्त है, तलवार की धार के समान तीखा और तेज तर्रार है। भूषण के काव्य की छंद विशेषता रही। उपमान और प्रतीकबद्ध तरीके से प्रतीकों का इन्होंने इस्तेमाल किया। अपने आश्रयदाताओं को हिंदुत्व का सिरमौर बताया इन्होंने, और वे थे भी। हिंदुत्व की रक्षा उन्होंने की भी। आज जो हम हिंदुत्व की अवधारणा जो देख रहे हैं, आज हम हिंदुत्व का जो प्रभाव देख रहे हैं, आज हम जो विस्तार और प्रसार हिंदुत्व का देख रहे हैं, उसमें शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज का बहुत बड़ा योगदान है और उसको प्रसारित करने में महाकवि भूषण का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से वीर रस के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों का प्रयोग करते हुए उन्होंने वीरता का एक ऐसा चित्र खींचा है भूषण ने, जो रीतिकाल में केवल एकमात्र है। वीर गाथा काल की परंपरा को उन्होंने इसमें दोहराया है, लेकिन रीतिकाल के सिद्धांतों को नकारा नहीं है। राजाश्रय में भी रहे, राजाओं से उन्होंने धन, पूंजी, संपत्ति भी प्राप्त की
उनके यशोगान भी गाए, लेकिन सत्यता के नजदीक गाए, अतिशयोक्ति से भरे हुए नहीं गाए, भाषा का चमत्कार उत्पन्न नहीं किया, राष्ट्र चेतना और देशभक्ति को सबसे पहले सर्वोपरि रखा। इस तरह से आप भूषण की काव्यगत विशेषताओं के इस प्रश्न को विस्तार से तैयार कीजिएगा। नमस्कार।